कमल शोजब साहबा, ये बताइए कि अब ये जो कामरान साहब तो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, जो है एक राइट ऑफ असेंबली जो है पुरअमन तरीके से इकट्ठे होना और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना, लेकिन कानून साजियाँ कल होने जा रही हैं और उसमें इरफान सिद्दीकी साहब का ये बिल भी शामिल है कि 3 साल की सजा होगी जो बगैर इजाज़त जलसा करेगा। आप 8 तारीख को जलसा करना चाहते हैं, उसके बाद आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, तो तैयार हैं 3-3 साल की सजा भुगतने के लिए? क्योंकि आपका इजाज़तनामा तो चंद घंटे पहले ही मनसूख होता है, आप ज़हनी तौर पर तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपका इजाज़तनामा मनसूख हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। देखिए, ये इन्होंने कामरान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर आप पाकिस्तान को इस आइन के मुताबिक चला रहे हैं, इस आइन की किताब तो आर्टिकल 14 से लेके 15, 16, 17, 18 ना, ये सारे राइट्स आप लोगों के सल्ब कर रहे हैं ना। उनको इज़हारे हक के जो इज़हारे आज़ादी का राय है, फिर राइट टू असेंबली है, ये सब तो आपने इतने शदीद तरीके से आप वायलेट कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं तो वो तो इस बेसिक आपकी आइन की किताब के अगेंस्ट आप जाके कुछ कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं बन सकता। आप अवाम के बुनियादी हकूक, पॉलिटिकल पार्टीज के बुनियादी हकूक, शख्सियात के बुनियादी हकूक को सल्ब करके बैठे हुए किस तरफ जा रहे हैं? और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ सारे अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, जमहूरी लीडर्स कहते हैं, स्टेट्समैन कहते हैं। देखें, हर किसी को ना जरूरत है और ना उनको करना चाहिए जिस तरह का जलसा नवाज शरीफ साहब ने किया कि जी वो लंदन से सीधा पहुंचे, बायोमेट्रिक वाली वो जो टीम्स हैं नादरा की, वो पहुंच गई जहाज के पास ही उनके, वहां उनसे अंगूठे लगवाए, बायोमेट्रिक कराया और उसके बाद जनाब अली उनको सीधा मीनारे पाकिस्तान पे लॉन्च कर दिया गया। तो आपके पास तो मैंडेट भी नहीं, अवाम आपके साथ भी नहीं खड़ी। और जो बात ये कह रहे थे मैं उसी को सेकंड करूंगी कि चाहे 10 लोग आए या 10 लाख लोग आए, ये पाकिस्तान का आइन आपको इजाजत देता है। आप कैसे सलब कर सकते हैं? और एक डीसी लेवल का शख्स जिसने पहले एमपीओ लगा लगा के बेड़ा गर्क किया, 3-3 महीने की डिटेंशन ऑर्डर्स पॉलिटिकल लोगों के निकाल देते हैं, एक फॉर्चूनर दे के आप उनसे कितने काम कराना चाहते हैं? और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला के उनसे सवाल जवाब करती है, उसके बाद जनाब फिर कोर्ट्स की सख्ती आ जाती है, फिर जजेस की सख्तियां आ जाती हैं, फिर उनके निशान इम्तियाज या पता नहीं तमगा इम्तियाज भी अनाउंस हो गया ना, वो 23 मार्च को उनको तमगा भी मिल जाएगा। आप तो जमहूरियत क्या कोई पानी अगर दम करके कहीं से मिलता है तो वो पिलवा दें, क्योंकि जमहूरियत नाम की चिड़िया पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। सही है, पता नहीं, वो मेरा ख्याल है वो जो उड़ जाते हैं परिंदे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि इस हुकूमत ने, ये पीडीएम की हुकूमत, खजाने खाली हैं आपके पास, झूठे आप नंबर्स दे रहे हैं जी, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। डीसीज को और सारे आपके जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज को आपने फॉर्च्यूनर से नवाजा, कमिश्नर्स को आपने लैंड क्रूजर से निकाला। बाजी का माल है आपका, टैक्स पेयर का पैसे को आपने इस तरह इस्तेमाल करना, फिर आप उनसे इस्तेमाल करते हैं कि एमपीओज लगाओ इन पे, डिटेंशन ऑर्डर्स इनके ऊपर, ये जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं एनओसीज का जो है वो। कमल साहबा, इसका मतलब तो ये हुआ कि 8 तारीख का जलसा भी खटाई में, अगर आप जलसा करना ही नहीं चाहते तो इसका जवाब मुख्तसरन दे दे, मैं फिर कामरान साहब की तरफ जाऊं। परेड ग्राउंड दे दें, हमें तो कोई मसला नहीं है जी। और अगर हम 5 मरले की प्लॉटी में कोई काम करना चाह रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए। फिर घबराहट किस बात की है, खौफ किस बात का है? ये 40-40 निकात लगा के क्यों दे रहे हैं? और वो जो उसमें लिखा है कि तमाम जो शुरका हैं इसके जलसे के, उनके नाम भी भेजें। तो मैं इन्हें बताना चाह रही हूँ, हमने दावत वलीमा नहीं दिया हुआ, हमने जलसा करना है। आप छोड़ दें, बस रिलैक्स करें। और जहां तक आप बातें करें ना कि जी इस्लामाबाद में आए और इनका माजी आपका है बहुत जबरदस्त किस्म का। 13 मई को रेड जोन में आप सबने मिलकर, पीडीएम ने हुकूमत में बैठे हुए जजेस के खिलाफ जो है वो वहां पर दावा बोला। आपका माजी है, 8 मार्च को आपके लीडर बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, डी चौक पे खड़े होकर तकरीर की और कापे टांग गई जैसी एक जबरदस्त किस्म की उन्होंने इख्तरा जो है वो उस वक्त ही पेश की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सारे पाकिस्तान इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च और लेकर इस्लामाबाद आए थे। आप सोच लें कि रास्ते किसके बंद करें। और वो जो महंगाई मार्च था जो रात को 2 बजे आया था अंधेरे में और गायब हुए थे, उसके बाद पीडीएम की और मरियम साहिबा का और हमजा शहबाज का स्टेज जो सजा था और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी सारे लोग बैठे थे, वो सारे इस्लामाबाद ही तशरीफ लाए थे। ये सोच समझ के कानून साजी करिएगा, ये बड़ी जल्दी हालात यहाँ से चेंज हो जाते हैं। अवाम जिनके साथ खड़ी हुई है उनको आप रोक नहीं सकते। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान की अवाम बैठी हुई है, कोई बाहर से आके नहीं बैठे। बाहर से सिर्फ फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, चलिए बस सारे पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है। और जलसे की बात ये 47 की जो आपने बात की, फॉर्म 47 की बात आज
अगर हम नहीं जलसा कर सकते, हम नहीं जलसा कर सकते तो हमारा मसला है ना, आप हमारी बीच में रखने ना डालें, आप जगह दे दे, परेड ग्राउंड दे दें। अभी तो इमरान खान अंदर बंद है, परेड ग्राउंड दे दे, देखे फिर हम आपको जलसा करके दिखाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन वो आप कहते हैं आपका माजी ऐसा नहीं है कि आप पे भरोसा किया जा सके ना, आपके माजी आपका ऐसा नहीं है कि आप पे भरोसा किया जा सके, ये उनका नुक्ता नजर है। बहरहाल कमल शोजब साहब, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई एनआरओ मांग रही है और डेस्परेशन है पीटीआई के यहाँ कि प्लीज, और रऊफ हसन साहब की वो मिसाल दे रहे हैं कि रऊफ हसन साहब बार बार कह रहे हैं कि जी प्लीज हमसे बात करें, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करें, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, आज जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं, उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा उधर करते हैं तो कर लें। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, साफ साफ हुकूमत ने जवाब दे दिया है। अब कमल शोजब साहब, एक तो वो जरा अगर चाहें तो आप मौलाना की बात को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 45 पर आए हैं या 47 पर आए हैं, बहरहाल अब आ गए हैं तो इनसे काम लीजिए और इनको अहमियत दीजिए। और दूसरा, ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है, रऊफ हसन साहब बार बार ये बात दोहरा कर क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है इस बात की? जब इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात ही करना नहीं चाहती, आप क्यों बात करना चाहते हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की जो भुखलाहट, तो बड़ा ही बेचारों का मुझे तरस आता है उन पे, मेरी हमदर्दी है। जब आप उसी फॉर्म 47 की पैदावार हो, 50-55 हजार वोटों से आप हारे हुए हो वहाँ रेहाना डार साहिबा से, तो फिर उनकी जो तकलीफ और जो टेढ़ की पीड़ है ना, वो बिल्कुल जायज है। और इस उम्र में फिर इसी किस्म की बातें होती। मिन्नते तरलों के लिए तो ये मशहूर है भाई, इन्होंने तो खुद माना हुआ है। बाजवा साहब को फोन कर करके मिन्नते करके पिछली दफा भी इलेक्शन निकाला था अपना आखिरी दिन में, और अब इस दफा तो ये फोन नहीं किया था उन्होंने, पूरा ही मतलब वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, उन्होंने फोन नहीं किया था, उन्होंने छोड़े ना जी, व्हाट्सएप किया था। मैंने इन कैमरा सेशंस, मैंने असेंबली के इन कैमरा सेशंस अटेंड किए हुए हैं, और बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी थी आके, जब अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन होने वाला था या जो भी सारा मामलात है वो होने वाले थे, जो डायलॉग वाला, सबसे पहले जो तीर की तरह जाके उनसे मुलाकातें करते थे और जो आगे हाथ बांध के खड़े होते थे वो ख्वाजा आसिफ साहब थे। कभी कोई बातें इन्होंने हमें ये कर दिया वो कर दिया, और फिर उसके बाद जब ये डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और हुकूमत में जिस तरीके से 17 सीटों के साथ, जिस मैंडेट के साथ ये बेचारे आके बैठे हैं, इनकी बौखलाहट जो है वो बिल्कुल दीदनी है। अच्छा, अब आप एक जरा वो डिफरेंस देखिए। एक तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के आप बयान देखें कि वो क्या बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके ख्वाजा आसिफ साहब के और एहसन इकबाल साहब के अगर आप बयान देखें तो आपको वाज़े नजर आएगा कि PML-N की और PML-S की जो मामलात हैं वो बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। जिनको बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के गिट्टे गोडे के आगे पढ़ के हुकूमत मिली है, वो बेचारे कहते हैं कि बस जो मर्जी है, चाहे हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमें कठपुतली तमाशे कराए जा रहे हैं, हमसे जो मर्जी स्टेटमेंट्स हैं वो दिलवाई जाती है, हमारी टके की भी औकात नहीं, लेकिन हुकूमत हमारे पास ही रखे ताकि हम जो है ना ये तमाशे अपने जारी रखें। और जो खुद बाहर हैं वो अब और किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ख्वाजा आसिफ ने, कमल साहब जो कुछ कहा है, एक सेकंड सिर्फ, ख्वाजा आसिफ ने जो भी कुछ कहा है वो रऊफ हसन साहब के बयान को बुनियाद बनाकर कहा है ना। रऊफ हसन साहब बार बार एक बात दोहरा कर कह रहे हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने बात नहीं करनी या उन्होंने नहीं की, तो आपको बार बार कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मैं आपको उसी का बयान कर रही हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब आज डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो ये केसेस तो खत्म हो जाएंगे। आपने लास्ट टाइम क्लिप चलाया था उनका प्रोग्राम में, सो अगर डायलॉग की टेबल पे ही आना था या प्लेटलेट्स गिरवा के लंदन जाना था तो वो वाले मामलात तो 5 अगस्त में उनकी अरेस्ट से पहले वो कर सकते थे। रऊफ हसन साहब ने बड़ा क्लियर एक सिर्फ सिंपल बात बताई है कि 22 तारीख को जो जलसा मौखर करवाया गया था उसको बाद में हुकूमत खैर अपने गले का ताज बना रही, सर का ताज और गले का मेडल बना रही थी कि वो तो हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ था, लेकिन रऊफ हसन साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बात की है कि कांटेक्ट किधर किया गया था और किस तरीके से इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज इस वक्त ये ना करें क्योंकि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें के तनासुर में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और तमाम मजहबी जमातें इस वक्त सड़क पे हैं, तो आप अपना जो सियासी जलसा है उसको मौखर कर दीजिए। और क्योंकि वो हमारे जो लीडर हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम में उन्होंने ये बात की कि अच्छा ठीक है हम इस दिन कोई सियासी मामला को लेके नहीं जाते। ये सबसे बड़ी
जनाब जो लोग गए हैं, जो वहां पे मुज़ाकरात कराए, अब रऊफ हसन साहब तर्जुमान है, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो ऑब्वियसली किसी बात पे दी है, लेकिन जहां तक डायलॉग की या डील की या किसी और चीज की बात हो रही है तो खान साहब अपनी बयान स्ट्रेट फॉरवर्ड दे चुके हैं। इस जो हुकूमत है इसके पास क्या मैंडेट है मुझे बताइए। ये एक बजट तो सही तरीके का दे नहीं सके, ये आज तक कोई काम कर नहीं सके। IMF की शराइत जो इन्होंने खुद आके लोगों को झूठ बोले कि जी 200 यूनिट आएंगे तो हम इतना रिलीफ देंगे, 300 यूनिट आएंगे तो हम ये देंगे, पेट्रोल की कीमतें हम इतनी करेंगे, एक भी काम कर सके। चले सारा कुछ छोड़ें, ख्वाजा आसिफ साहब बता दें कि उनकी जो भतीजी साहिबा की हुकूमत चल रही है, उन्होंने तो बच्चों को छुट्टियों के बाद मुफ्त दूध बांटने की बात की थी। दूध का डब्बा जो है वो 380 रुपए का कर दिया है। दूध क्या देना है? उनके माँ बाप कोई भूखा तरसा के मारने लगे, बच्चों को क्या दूध देना है? फेल्ड पॉलिसीज हैं, बगैर मैंडेट वाली हुकूमत है। और मैं देखिए एहतराम के साथ मैं जो अपने मौलाना साहब की स्टेटमेंट है कि जैसे भी हैं जो भी आगे, मैं इससे इसलिए इसको एग्री नहीं करती क्योंकि मैं अफेक्टेड हूं इस फॉर्म 47 की। मेरा केस चलने नहीं दिया जा रहा ट्रिब्यूनल्स में। अगर अवाम के सही मुंतखब और रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे नहीं आएंगे और आप उनके साथ नहीं स्टैंड लेंगे तो अवाम की तर्जुमानी इस ऐवान में कैसे होगी? जमहूरियत का मतलब क्या है? अगर आप जमहूरियत की नफी करके फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लेंगे तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो गया, फिर तो एक कठपुतली तमाशा चल रहा है, इसको चलाते रखें। लेकिन हम इसको ना जमहूरियत कह सकते हैं, ना हम इसको इलेक्टेड हुकूमत कह सकते हैं।